हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीविंग फुटबॉल। मेरा नाम है दीप्रो और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, सेफ एंड साउंड हो। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा फॉर्मेशन शिफ्ट्स के कंसेप्ट के बारे में, उनको अचीव कैसे किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन से, उसके बारे में हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कैसे कॉम्बिनेशनल प्ले होता है, कैसे पासिंग लाइंस को एक्सप्लोर किया जाता है एक फुटबॉलिंग सिनेरियो में, और कैसे हर एक प्लेयर का पोजीशनिंग को हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं एक रियलिस्टिक फुटबॉलिंग सिनेरियो में। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक्स बहुत सालों से इग्नोर्ड है एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल में। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे जो टॉपिक हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको एक रियलिस्टिक फुटबॉलिंग सिनेरियो में यूज कर पाए। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोज टॉपिक्स आर नंबर 1, scanning the football field; number 2, utilizing common sense in football; number 3, the importance of first touch in a football game; and number 4, the role of a diamond formation or a box formation in a footballing field। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे स्कैनिंग द फुटबॉल फील्ड, इसका मतलब पहले हम लोग समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपका जो पूरा फुटबॉल फील्ड है इसमें आपका जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये आपका सेंटर बैक हो गया, ये आपका लेफ्ट बैक हो गया और ये आपका विंगर हो गया। तो फॉर कन्वीनियंस मैं इनको मार्क कर देता हूं। सो दिस इज योर सेंटर बैक, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट बैक एंड दिस इज योर लेफ्ट विंग, ठीक है। एंड ऑल दीज अदर प्लेयर्स विच यू सी, दीज आर द ओपोनेंट्स। मतलब यहां पे मैं मार्क कर देता हूं कि ये ओपोनेंट है, ये ओपोनेंट है, ये ओपोनेंट है और ये भी आपका ओपोनेंट है, ठीक है। तो अभी आप समझो कि फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपके सेंटर बैक के पास बॉल है, ठीक है, और ये जो ओपोनेंट है ये आपके सेंटर बैक को प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो सेंटर बैक है ये बॉल पास करता है आपका लेफ्ट बैक को, ठीक है। अभी जो बॉल है ये आपके लेफ्ट बैक के पास आ गया, ठीक है। अभी आपके लेफ्ट बैक के पास कितने ऑप्शन है? आपके लेफ्ट बैक के पास ऑप्शन है आपके लेफ्ट विंग को बॉल पास करना, अपने सेंटर बैक को बॉल पास करना, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ तीन ही प्लेयर्स को लेके मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं। अभी समझ लेते हैं कि लेट्स से कि ये जो ओपोनेंट का जो प्लेयर है ये आपके सेंटर बैक को प्रेस कर रहा है, तो ऑलरेडी आपको बॉल मिला है आपको आपके सेंटर बैक से, ठीक है। तो अगर आप फिर से आपके सेंटर बैक को बॉल पास करते हो तो आइदर इसको एक डीप पोजीशन अचीव करके बॉल को फिर से रिसीव करना होगा, या तो आपको बॉल पास करना पड़ेगा आपके लेफ्ट विंग के पास, ठीक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल समझ लेते कि आपको बॉल को पीछे और पास नहीं करना है, मतलब आपके सेंटर बैक के ऊपर और प्रेशर नहीं डालना है। तो लेट्स से आप बॉल पास करते हो अपने लेफ्ट विंगर को, ठीक है। अभी क्या होता है, स्कैनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो लेफ्ट विंग है, ये जो लेफ्ट विंग, इसके आजू बाजू कितने प्लेयर्स है? देखिए यहां पे एक ओपोनेंट है जो ओपोनेंट का राइट बैक है, ठीक है। यहां पे एक ओपोनेंट है जो ओपोनेंट का सेंटर बैक है, ठीक है। और यहां पे भी एक ओपोनेंट है जो ओपोनेंट का एक मिडफील्ड है, ठीक है। तो अभी आपका लेफ्ट विंग जो है इसको बॉल रिसीव करने के लिए, आप अपने लेफ्ट बैक से बॉल रिसीव करने के लिए इसको पहले देखना पड़ेगा कि इसका जो पोजीशन है ये पोजीशन के विसिनिटी में या ये पोजीशन के आसपास ओपोनेंट के कितने प्लेयर्स है, ये इसको इसीलिए देखना पड़ेगा या स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए आपका लेफ्ट बैक बॉल इसको पास कर दे और ये बिना देखे ये बॉल को रिसीव कर ले, तो क्या होगा, ये प्लेयर इसको प्रेस कर सकता है, ये प्लेयर इसको प्रेस कर सकता है, ये प्लेयर इसको प्रेस कर सकता है। तो इसके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे बॉल को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पिच के कोई भी रीजियन पे, ठीक है। तो इसीलिए स्कैनिंग इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको समझ में आए कि आपको बॉल मिलने से पहले आप कहां पे हो, आपके आजू बाजू कौन कौन से ओपोनेंट के प्लेयर्स है और वो कितना जल्दी आपके पास आ सकते हैं आपको बॉल मिलने पे, ठीक है। और बॉल मिलने के बाद आप कितना जल्दी बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि ओपोनेंट के प्लेयर्स को आपके आसपास आने का मौका मिलने से पहले ही आप बॉल को किसी और प्लेयर को पास कर दो, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी कॉल एज स्कैनिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि आपके प्लेयर्स कहां कहां पे है
ठीक है, पहला बात। दूसरा चीज, ये आपको और भी एक चीज पे हेल्प करता है, वो है कि जब आपको बॉल मिलता है, आप बॉल को मिलने से पहले अगर आप देख लोगे आजू बाजू कि आपके आसपास कौन कौन से प्लेयर्स हैं ओपोनेंट के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बॉल मिलने के बाद आपको कौन से डायरेक्शन में स्विच करके जाना है या कौन से प्लेयर को आपको बॉल पास करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फुटबॉल विच वी कॉल एज स्कैनिंग। और ये चीज अभी के लिए जितने भी फुटबॉलर्स अभी के लिए उभर के आ रहे हैं या जितने भी फुटबॉलर्स अभी खेल रहे हैं मोस्टली इन द इंडियन सर्किट, ये चीज मिसिंग है। क्योंकि आप लोग शायद देखे होंगे कि उनको बॉल मिलता है, वो बॉल मिलने के बाद ही क्लियर कर देते हैं या उनको क्लियर करना पड़ता है ओपोनेंट के प्रेशर से। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बॉल मिलने से पहले वो अपने आसपास देखते नहीं है कि कौन कौन ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके आसपास, या आइदर सपोर्ट के लिए या कौन कौन से ओपोनेंट प्लेयर्स उनको प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई स्कैनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंप्रूविंग द फर्स्ट टच। तो पहले हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट टच क्यों जरूरी है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पुराने जमाने का जो फुटबॉल हुआ करता था, वहां पे एक प्लेयर के पास बहुत ज्यादा रूम या बहुत ज्यादा जगह हुआ करता था ताकि वो बॉल को कैरी कर पाए और फिर बॉल को पास कर पाए या तो ड्रिबल करके खुद गोल स्कोर कर पाए। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि उस टाइम पे जो अपोनेंट्स थे वो अपोनेंट्स आपको बहुत ज्यादा जगह अलाउ भी करते थे ताकि आप उनके जोन में जाओ और फिर वो आपको डिस्पोजेस कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी का जो मॉडर्न फुटबॉल है, यहां पे आपको आपका जो अपोनेंट है ये आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 सेकंड्स देगा, उसके अंदर ही आपको बॉल को मूव कर देना है। अगर नहीं मूव कर पाए तो आप वहां से बॉल को लूज कर बैठोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का जो फर्स्ट टच है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टच अच्छा हुआ तो यहाँ इसके कारण आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस? पहला है कि आप बहुत अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर पाते हो अपने जोन के अंदर और अपोनेंट को ज्यादा चांसेस भी अलाउ नहीं करते हो ताकि वो आपको बहुत अच्छे से प्रेशराइज कर पाए और आप बॉल लूज कर पाओ। तो ये हो जाता है पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि अगर आपका फर्स्ट टच अच्छा हुआ तो आपके जितने भी मतलब टीममेट से जो आपसे बॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनका एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आप खड़े हो पाते हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका फर्स्ट टच अच्छा हुआ तो लेट्स से आपको किसी ने बॉल स्विच किया या पिंग किया और उसको आप रिसीव करके सही से अपने जोन के अंदर रिसीव करके उतार पा रहे हो, तो उस बॉल को आप बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हो आपके दूसरे टीममेट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए आपका फर्स्ट टच का अहमियत बहुत ज्यादा होता है मॉडर्न फुटबॉल में। और रिकमेंडेड यही है कि अगर आपका फर्स्ट टच अच्छा हुआ तो आप बॉल को बहुत जल्दी से मूव कर दो, या तो आपके पास अगर अच्छा खाली स्पेस हुआ पूरा फुटबॉल पिच के अंदर तो आप बॉल को बहुत सीमलेसली आगे बढ़ा पाओ, या बॉल को डायरेक्शन चेंज करके अपने दूसरे प्लेयर्स के थ्रू दूसरे साइड ऑफ पिच या दूसरे रीजियंस ऑफ पिच में आप बॉल को डलवा पाओ। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे यूटिलाइजिंग योर कॉमन सेंस। ठीक है, अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी फुटबॉलिंग सोर्सेज है या अपने इंडियन सर्किट में जितने भी फुटबॉलिंग सोर्सेज है, यहां पे एक बहुत कॉमन सा वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फुटबॉलिंग आईक्यू। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जिसका आईक्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वो बहुत खराब परफॉर्मर हुआ, और जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो फुटबॉलिंग आईक्यू वाला जो वर्ड है ये एक्चुअली है क्या? दिस इज नथिंग बट बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, मैं आपको लिख के भी देता हूं। सो दिस इज जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू फुटबॉल आईक्यू। ठीक है, तो अभी इसका मतलब यही है कि जिसका कॉमन सेंस अच्छा हुआ उसका फुटबॉलिंग आईक्यू भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन सेंस है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? ठीक है, पहले हम लोग ये दो चीजें समझेंगे या पहले हम लोग ये चीजों के बारे में समझेंगे। तो ये जो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका कॉमन सेंस ही अच्छा नहीं हुआ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके पोजीशन के हिसाब से आपको कैसे खेलना है और आपको अपने टीममेट्स को कैसे सपोर्ट देना है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सेंस है इसको अच्छा करने के लिए या लेट्स से इसको और इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज यू स्कैन योर फुटबॉल फील्ड परफेक्टली, मतलब आपको आपके
आजू बाजू या पूरा फुटबॉलिंग फील्ड में आपको सही से स्कैन करना होगा कि कौन सा प्लेयर कौन से पोजीशन में है, ताकि आप बहुत इफेक्टिवली डिसीजंस ले पाओ। और दूसरा चीज है कि आपको अपना फर्स्ट टच इंप्रूव करना होगा, ताकि आपको बॉल का मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा मिले या स्पेसेस भी ज्यादा मिले, ताकि आप बॉल को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाओ फील्ड पे। ठीक है, तो इसीलिए आपका कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये दो चीजें फिक्स कर लेते हो कि आपका फर्स्ट टच अच्छा है और दूसरा चीज आप फुटबॉल फील्ड को बहुत अच्छे से स्कैन कर पा रहे हो बिफोर रिसीविंग द बॉल एंड आफ्टर रिलीजिंग द बॉल, देन ऑटोमेटिकली आपका फुटबॉल आईक्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे आसपास कौन से प्लेयर्स हैं, और उसके बाद आपको यह भी पता है कि मेरा फर्स्ट टच अच्छा है, तो अगर मैं बॉल रिसीव भी करता हूं तो मेरे पैर से बॉल निकलेगा नहीं। ठीक है, तो दैट एड्स ऑन टू योर कॉन्फिडेंस, और उसके हिसाब से आपका कॉमन सेंस ऑलरेडी इंप्रूव कर चुका होगा, एंड दैट्स हाउ योर फुटबॉल आईक्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो अभी आते हैं चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलेंगे द रोल ऑफ डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन इन फुटबॉल। ठीक है, तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस से आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि एक डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन दिखता कैसा है। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी रखा है। तो एक बॉक्स फॉर्मेशन एक बॉक्स जैसा दिखता है, तो इसके हर एक कोने पे एक एक तो प्लेयर रहता है, और ये लोग आपस में एक बॉक्स फॉर्मेशन में आ जाते हैं, इसीलिए इसको एक बॉक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करके देखें या थोड़ा सा रोटेट करके देखें, तो यही बॉक्स फॉर्मेशन एक डायमंड की तरह दिखता है, जहां पे हर एक कोने पे एक एक प्लेयर रहता है। ठीक है, अभी हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि इसका यूटिलिटी क्या है। चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं कि ये डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ के चलते हैं कि ये जो प्लेयर है ये अपोनेंट का गोलकीपर है। ठीक है, ये जो प्लेयर है ये अपोनेंट का सेंटर बैक है, ये जो प्लेयर है ये अपोनेंट का राइट बैक है, ये जो प्लेयर है ये अपोनेंट का राइट विंग है, और ये जो प्लेयर है ये अपोनेंट का सेंटर मिडफील्ड है। ठीक है, एंड द सेम टाइम ये जो प्लेयर है ये भी अपोनेंट का एक लेट्स से डिफेंसिव मिडफील्ड है। ठीक है, तो नाउ इफ यू गाइज लुक एट दिस सिनेरियो, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ये जो 5 प्लेयर्स है, ये 5 प्लेयर्स दो तरीके के डायमंड्स फॉर्म कर रहे हैं। पहले इन 4 प्लेयर्स के बीच में एक डायमंड बन रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं ये 4 प्लेयर्स को कंसीडर करके चलूं, ठीक है, तो इनके बीच में भी एक डायमंड बन रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मेरे सिर्फ 3 ही प्लेयर्स हैं जो इनको पुश कर रहे हैं, तो ये 3 प्लेयर्स के ऊपर इन लोगों का ऑलरेडी एक एडवांटेज है, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा एक प्लेयर है अपोनेंट का जो एक एक्स्ट्रा डायमंड भी बना रहा है अपने ये 3 प्लेयर्स के साथ। ठीक है, तो अगर लेट्स से ये जो गोलकीपर है ये बॉल पास करता है सेंटर बैक को, तो सेंटर बैक के पास ऑलरेडी मेरे टीम का एक प्लेयर है जो उसको पुश कर रहा है, तो सेंटर बैक के पास कितना ऑप्शंस हो जाते हैं, इसको आइदर बॉल पास करने का ऑप्शन हो जाता है, आइदर इसको बॉल पास करने का ऑप्शन हो जाता है। इसको वो बॉल इसीलिए पास नहीं करेगा, मतलब अपने सेंटर मिडफील्ड को, क्योंकि मेरा एक प्लेयर ऑलरेडी उसके सेंटर मिडफील्ड को पुश कर रहा होता है। एट द सेम टाइम अगर वो ये वाला जो राउट है, ये वाला राउट अगर वो लेता है, तो इस प्लेयर को भी पुश करने के लिए मेरा एक टीम का प्लेयर है। ठीक है, तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, ये एक ऑप्शन हो जाता है और ये एक ऑप्शन हो जाता है, और ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी एक डायमंड फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो इसीलिए उसके पास लिबर्टी होता है कि आइदर वो इस डायमंड को यूज करके बॉल को मैन्यूवर कर पाए, या तो वो इस डायमंड को यूज करके बॉल को मैन्यूवर कर पाए। ठीक है, तो यही होता है यूटिलिटी ऑफ अ डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन। तो डायमंड का जो यूटिलिटी है या डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन का जो यूटिलिटी है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये डायमंड फॉर्मेशन या बॉक्स फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके हम लोग कैसे बॉल को मैन्यूवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस एग्जांपल से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ये जो 4 प्लेयर्स है इनके बीच में एक डायमंड है, एट द सेम टाइम ये जो 4 प्लेयर्स है इनके बीच में भी एक डायमंड है। ठीक है, और मेरे 3 प्लेयर्स ऑलरेडी इन ओपोनेंट के ये जो 3 प्लेयर्स है इनको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर ओपोनेंट का ये जो सेंटर बैक है ओपोनेंट का, ये अगर चाहे तो बॉल को आइदर अपने राइट बैक को पास कर सकता है, ठीक है, या तो अपने इस डिफेंसिव मिडफील्ड को पास कर सकता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में समझा। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो राइट विंग है इसको भी बॉल पास कर सकता है, बट इसको पास करने पे ये प्लेयर इसको पुश कर रहा है, तो इसीलिए इसको पास करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। एट द सेम टाइम ये सेंटर मिडफील्ड को भी पास करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे कि ये जो बॉल इसको मिल रहा है सेंटर बैक को, अगर ये बॉल को यहां पे पास कर दे, ठीक है, एट द सेम टाइम पास करने के साथ ही साथ अगर ये अपना पोजीशन शिफ्ट करके यहां पे बना ले, ठीक है, जो मतलब दूसरा सेंटर बैक हो सकता है, या यही सेंटर बैक अपना पोजीशन शिफ्ट कर ले, एट द सेम टाइम ये सेंटर मिडफील्ड भी अगर अपना पोजीशन शिफ्ट करके यहां पे आ जाए, ठीक है, एट द सेम टाइम ओपोनेंट का जो लेफ्ट बैक होगा ये भी अगर
पिच के इस रीजन में कहीं पे रहे और ये भी अपना पोजीशन शिफ्ट करके अगर यहां पे आ जाए, तो अगर आप लोग देखोगे तो फिर से यहां पे एक डायमंड बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायमंड टेक्निकली शिफ्ट हो गया फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। तो अभी इस शिफ्ट को काउंटर करने के लिए मेरे भी प्लेयर्स फिर से इनको जाके पुश करेंगे एट द सेम टाइम। तो मेरा कोई भी राइट बैक आके इसको पुश करेगा, ठीक है, मेरा कोई भी मिडफील्डर आके इस राइट विंग आके इसको पुश करेगा। तो ऐसे करके डायमंड शिफ्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम बॉल का मैन्यूवरेबिलिटी भी राइट हैंड साइड ऑफ द पिच से लेके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच पे चल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायमंड शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम वन रीजन ऑफ द पिच टू द अदर रीजन ऑफ द पिच, ठीक है। एट द सेम टाइम जैसे मैं अभी आपको सिर्फ 4 या 5 एग्जांपल से ही दिखा रहा हूं या 4 या 5 बीट से ही दिखा रहा हूं, तो अगर मेरे टीम में तो और भी ज्यादा प्लेयर्स है, राइट, और या ओपोनेंट के टीम में भी और भी ज्यादा प्लेयर्स रहेंगे, तो वो भी अगर अपने पोजीशंस को सही से इनके पोजीशंस के हिसाब से शिफ्ट कर पाए तो वो भी इनके हिसाब से एक डायमंड बना सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर वैसे डायमंड बनाते हैं ये लोग, तो एट द सेम टाइम वो लोग बॉल का मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्लोज कंट्रोल पासिंग भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है डायमंड का एक्चुअल यूटिलिटी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग from one half of the pitch to the other half of the pitch or from one region of the pitch to another region of the pitch, ठीक है। तो डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन का यूटिलिटी और बॉल मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अभी हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कि काउंटरिंग अ डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक डायमंड फॉर्मेशन को यहां पे ऐसे ड्रॉ करूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक डायमंड फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी अगर मेरे को इसी को कट करना है सारे साइड से, मतलब हर एक साइड को अगर मेरे को कट करना है एक डायमंड का, तो मेरे को और कोई भी शेप नहीं लेकिन एक डायमंड का ही शेप बनाना पड़ेगा एक डायमंड को कट करने के लिए। और अगर आप लोग साइंटिफिकली सोचोगे, एक डायमंड को रियल लाइफ सिनेरियो में एक डायमंड ही कट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी डायमंड के ऊपर एक और डायमंड ऐसे बना दूं, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पीछे वाला जो डायमंड मैंने बनाया था उसके ऊपर मैंने जो दूसरा डायमंड बनाया, ये डायमंड पीछे वाले डायमंड के हर एक साइड को एकदम इक्वली कट कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो पीछे वाला जो डायमंड मैंने बनाया था, वो पीछे वाला डायमंड ऑलरेडी ये ऊपर वाले डायमंड के हिसाब से पूरा कट हो रहा है, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर साइड्स एज वेल, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक डायमंड फॉर्मेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से कि कैसे ये काउंटर किया जाता है। मान लेते हैं कि ये जो 4 बड़े वाले जो बीड्स है ये मेरे ओपोनेंट है, तो मैं इनको मार्क कर देता हूं ओपोनेंट, ठीक है। और ये जो मेरे ब्लू वाले जो बीड्स है ये मेरे अपने टीम के प्लेयर्स है, ठीक है। तो इनको भी मैं मार्क कर लेता हूं अपने टीम के प्लेयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे अपने टीम के जो प्लेयर्स है ये ऑलरेडी एक डायमंड में है, ठीक है। यहां पे मैं अगर ड्रॉ करके दिखा दूं आप लोगों को तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऑलरेडी ये लोग एक बॉक्स और डायमंड फॉर्मेशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम अपोनेंट के जितने भी प्लेयर्स है इनके बीच में एक और डायमंड बन रहा है, ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो दैट इज हाउ अ डायमंड इज फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे 2 डायमंड्स बन रहे हैं, एक मेरे टीम के प्लेयर्स के हिसाब से एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है और दूसरा जो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स के हिसाब से एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक डायमंड को डायमंड ही इफेक्टिवली कट कर सकता है, तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे कि अपोनेंट का जो डायमंड है, ये वाला जो डायमंड, इसको कट कर रहा है मेरा टीम के प्लेयर्स के बीच में जो डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है, ये डायमंड इसको कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कट करने के बाद तो ये काउंटर तो मेरा हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर गोलकीपर से इस प्लेयर को बॉल मिलता है तो इस प्लेयर को मेरा ये प्लेयर या तो ये प्लेयर पुश कर सकता है। एट द सेम टाइम गोलकीपर अगर इसको बॉल पास कर रहा है तो मेरे ये 2 प्लेयर्स इसको जाके पुश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर गोलकीपर से बॉल इस प्लेयर को मिल रहा है तो मेरे ये 2 प्लेयर्स आके इसको पुश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर सेंटर बैक से लेके बॉल इसको मिल रहा है तो मेरे ये 2 प्लेयर्स आके इसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि पुश करने के बाद बॉल विन कर लिया, ठीक है, लेकिन बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर का होना जरूरी है जो इस डायमंड के इस बीच वाले जो जोन है, ये वाला जो जोन है, यहां पे आके खड़ा रहे, ताकि मेरे टीम के प्लेयर्स
जो बॉल विन कर रहे हैं, ठीक है, बॉल विन करने के साथ साथ ये वाला प्लेयर उनसे बॉल मांगे, लाइक गिव मी द बॉल, ठीक है, एंड वंस दिस प्लेयर रिसीव्स द बॉल, ये इस बॉल को यहां से लेके मैन्यूवर कर पाए टू द अदर रीजियंस ऑफ द पिच और बिटवीन ऑल अदर प्लेयर्स बिलोंगिंग टू दिस टीम, ठीक है। तो ऐसे एक डायमंड फॉर्मेशन को काउंटर किया जाता है और बॉल विन करने के बाद ऐसे बॉल को मैन्यूवर किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन के यूटिलिटी के बारे में बात कर लिया, उसके बॉल मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात कर लिया और कैसे एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन को हम लोग काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो अभी आते हैं कुछ बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे जो डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन उनमें से कुछ की एडवांटेजेस है जो मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट वन इज क्लोज कंट्रोल फुटबॉल, ठीक है। तो एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन को यूज करके आप क्लोज कंट्रोल फुटबॉल बहुत आसानी से खेल सकते हो। नंबर 2 इज इजी बॉल मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन को यूज करके आप बॉल को बहुत इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट कि आप एक डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन को यूज करके कोई भी एक फॉर्मेशन को काउंटर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ द डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन। बट इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आपको एक डायमंड फॉर्मेशन में हमेशा खेलना है, ठीक है, तो आपके सारे प्लेयर्स को उस डायमंड के हिसाब से खेलना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ओपोनेंट जो है, अगर आपका जो ओपोनेंट बॉल को मतलब बहुत लॉन्ग पासेस में मैन्यूवर कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका डायमंड बनाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज। एंड द सेकंड डिसएडवांटेज, इसको मैं डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको मतलब आपको हमेशा दिमाग में रख के खेलना होगा कि डायमंड फॉर्मेशन और बॉक्स फॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपके पास सारे प्लेयर्स इक्वली फिट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप के प्लेयर्स इक्वली फिट नहीं है तो डायमंड फॉर्मेशन को अचीव करने के लिए हर एक प्लेयर का जो पोजीशनल शिफ्ट होता है वो शिफ्ट वो लोग कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका डायमंड बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है और आप बहुत मतलब जल्दी बॉल को लूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायमंड और बॉक्स फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोगों को रिसेंट वीडियो अपलोड्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए, इन टॉपिक्स में से अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो, देन प्लीज ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।